हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 की, ठीक। इसके बाद आपने सीटेट कर रहे हैं, आप टेट कर रहे हैं किसी भी स्टेट का, तो आपको केमिस्ट्री में टॉपिक आता है एक, या रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी, कोई भी लैग एग्जाम कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका केमिस्ट्री में आता है टॉपिक स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो उसका हम लोग अब वीडियो पढ़ा दिए हैं, अब रिवीजन करने के लिए चल रहे हैं। तो आइए एक दृष्टि में देखते हैं रिवीजन इसका। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉट इज द एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब जो स्थान घेरे और जिसमें कोई द्रव्यमान हो वो क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं, यानी मैटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ। ठीक, वह कोई भी वस्तु होती है जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ मैटर, यानी निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है हवा भी पदार्थ है, स्मेल भी पदार्थ है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी, इतर की सुगंध भी है, बादाम भी पदार्थ है, लेकिन विचार जो मन में थॉट्स आते हैं वो पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर डी विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि आ सब्सटेंस हुज साइज एंड वॉल्यूम आर बोथ फिक्स्ड इज कॉल्ड, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हों वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, ठोस। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। चलिए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड, कौन सा गुण ठोस का गुण नहीं है। तो देखिए इसका आयतन निश्चित नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यह असंपीड्य होता है, इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको दबा करके एक जगह नहीं भरा जा सकता है। अधिक बल लगाने पर यह टूट सकता है, ये भी सही। इसके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं, बिल्कुल सही। इसके कण क्या होते हैं, ठोस के बहुत पास पास होते हैं, और इनमें अंतराल का आकर्षण बल बहुत ही तेज़ी से लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल यानी कणों, पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप टेम्परेचर यानी तापमान को बढ़ा देंगे। तापमान के बढ़ाने से पदार्थ के कणों की गति क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। कल ही बताया था कि यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन आपकी जो है स्पीड ऑफ मैटर जो है तुरंत ही पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ मैटर हुज साइज इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो ये द्रव होता है। ये क्या होता है, द्रव। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार का, जैसे तेल है तो आप बोतल में करेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, आप किसी इस तरीके के बर्तन में करते हैं तो इस तरीके का ले लेगा। तो लिक्विड इसका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, द्रव की कौन सा गुण नहीं होता। देखिए इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, गलत। संपीड्य तो कर सकते हो लेकिन बहुत अधिक नहीं, क्योंकि गैसों में सबसे ज़्यादा संपीड्यता का गुण होता है, माने गैसों को दबा करके उनको भरा जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। इट हैज़ ए वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये गलत है। बाकी द्रव के सभी गुण हैं। इट्स पार्टिकल्स मूव फ्रीली, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इसका आयतन निश्चित होता है। इट इज साइज इज नॉट फिक्स्ड, इसका आकार निश्चित नहीं होता, ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैस का कौन सा गुण निम्नलिखित में से नहीं है। तो देखिए इसका आकार निश्चित होता है, ये गलत है, क्योंकि गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, बिल्कुल सही। या संपीड्य होता है, बिल्कुल सही। इसका आयतन अनिश्चित होता है, ये भी सही। गलत है ये, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी स्टोर इन ए सिलेंडर स्मॉलर वॉल्यूम, गैस के अधिक आयतन को कम तापमान वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है। यह गैस के किस गुण के कारण संभव है, तो संपीड़न के कारण संभव होता है। इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, क्योंकि गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको दबा के भरा जा सकता है सिलेंडर में। द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस, सीधे सीधे ठोस से गैस में बदलता है। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैम्फर वाइपर फ्रॉम सॉलिड कैम्फर इज कॉल्ड, ठोस कपूर से कपूर की वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो यहाँ भी सीधे वाष्प बन रही है तो ये भी ऊर्ध्वपातन ही, सब्लिमेशन ही कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, माने ठोस से द्रव अवस्था
में बदल जाता है उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसको पिघलना कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। और जिस ताप पे पद पिघलता है कोई पदार्थ उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन सब्लिमेट, कौन से पदार्थ को हम लोग उत्पादन कर सकता है, इसमें से कौन सा पदार्थ? तो देखिए अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, जिसको नौसादर कहते हैं, ये भी एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। नेफ्थालीन की गोलियां भी जो सफ़ेद सफ़ेद होती हैं वो भी, और कपूर भी, और आयोडीन होता है तो आयोडीन भी। तो ये सभी उपयुक्त में से सभी ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। नमक नहीं होता है। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है, क्योंकि जब जो है गैस को और गर्म किया जाता है तो गैस आयनों में टूट जाती है, धनायनों ऋणायनों में। तो गैस की आयनीकरण जो अवस्था होती है उसी को हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। When a substance is in plasma state, its particles are in the form of, जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसके कण किसके रूप में होते हैं? तो इसके कण होते हैं आयनीकृत गैस के रूप में, आयोनाइज्ड गैस के रूप में, अभी बताया था। चलिए, which of these substances glow with a particular color depending upon the nature of gas present in fluorescent tube और नियॉन बल्ब? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर विशेष रंग के साथ चमकता है? कौन? प्लाज्मा ही विशेष रंग के साथ चमकता है। इसका राइट आंसर ए विकल्प हो जाएगा। Which of the following scientists did some calculations for the fifth state of matter, यानी वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। कौन वैज्ञानिक थे? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस थे और अमेरिकन वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बाद में इसका नाम दिया BEC। यानी जब पदार्थ को और ठंडा करते चले जाते हैं तो जब एक ऐसी अवस्था आती है उसके बाद उसको ठंडा नहीं किया जा सकता, तो उसको कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और उसकी खोज की थी भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अमेरिकन वैज्ञानिक आइंस्टीन जी ने। चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं। वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। तो कम तापमान पर ठंडा करना होता है तब भी इसी का निर्माण होता है। आ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड बाई, मतलब गैस को द्रव में बदला जा सकता है। कैसे गैस को द्रव में बदलोगे? तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी दाब को बढ़ाओगे लेकिन ताप को घटाओगे, दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर। अगला देखते हैं। व्हाट इज ड्राई आइस कॉल्ड, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। Which one among the following is not a mixture, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट ही हमारा पर मिश्रण यहाँ पर नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन 3 कार्बन के अपर रूप होते हैं। ग्लास ये तो पदार्थ हो गया, स्टील भी पदार्थ है, ब्रास भी पदार्थ है। Which of the following is a compound, इसमें से यौगिक कौन है? यौगिक जिसका सूत्र होता है, देखो हवा का कोई सूत्र नहीं होता है, बाकी ऑक्सीजन का सूत्र होता है लेकिन हवा का सूत्र नहीं होता। मरकरी का फार्मूला होता है Hg, ओजोन का O3 होता है, यानी अमोनिया का NH3 होता है। तो इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? ये यहाँ पर जो है गलत क्वेश्चन, इसमें पूछना चाहिए था कि यौगिक नहीं है, तो यहाँ पर यौगिक कौन सा नहीं है, मतलब यौगिक कौन सा सही पूछा है। देखो पारा है तो पारा तो एक तत्व हो गया Hg, वायु तो का फार्मूला ही नहीं होता, ओजोन भी एक तत्व हो गया, ठीक, गैस हो गई समझ लीजिए। अमोनिया जो होता है ये एक यौगिक है। अमोनिया में देखो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 1:3 के एक निश्चित अनुपात में संयोग करता है, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो राइट आंसर अमोनिया यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो बना होता है उसको तत्व कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोना हो गया। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं उनको हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे H2 हो गया, Al2O3 हो गया, और इनका फार्मूला होता है। मिश्रण में कोई फार्मूला नहीं होता। दो या दो से अधिक तत्व जैसे शरबत, वायु, खून, इनका सबका कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए ये मिश्रण होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एलिमेंट आर नार कंपाउंड, मतलब निम्नलिखित में से ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो फिर मिश्रण के बारे में पूछ रहा है, यानी वायु एक मिश्रण है। ठीक, जल तो यौगिक हो गया क्योंकि जल का फार्मूला होता है H2। पारा एक तत्व है, मरकरी जिसको कहते हो, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यानी Cl, तो ये तो एक यौगिक है, ठीक, जिसका फार्मूला है। आ सब्सटेंसेज मेड बाय कंबाइनिंग टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेज ये डेफिनेट रेशियो इज कॉल्ड, मैंने निश्चित अनुपात में
संयोग करते हैं शुद्ध पदार्थ, तो उसको हम लोग यौगिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में विचार कीजिए। एक सतही परिघटना है, बिल्कुल सही। पानी उबलता है तो सतह से ही भाप निकलती है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। तापमान जितना बढ़ाओगे वाष्पीकरण की गति भी तेजी से होगी। आर्द्रता, अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की गति धीमे होगी। अगर आर्द्रता वहाँ नमी अगर कम होगी तो तेज़ी से होगी। वायु की गति, अगर हवा तेज़ी से चल रही तो भाप भी तेज़ी से निकलेगी। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही हो जाते हैं। फिर यहाँ कर पूछ रहा है प्रश्न, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 300 के इन सेल्सियस ऑफ द स्केल, यानी 300 के तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। तो 300 के में से कितना हमको घटा देना है, 273, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ कितने पे गल जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघल जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस या -273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है, 273.15 या 16 केल्विन होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस व्हेन प्रेशर इंक्रीज, माने दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, घटेगा। अगर दाब बढ़ाएंगे, जैसे कि बर्फ है, बर्फ पे टाट डाल दिए या भूसा डाल दिया तो दाब बढ़ा दिया तो कम गलेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस व्हेन इम्प्योरिटीज एडेड, अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। अगर अशुद्धि उसमें इम्प्योरिटी मिला देंगे तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा, तब भी इतनी जल्दी से बर्फ नहीं गलेगा। व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड, निश्चित ताप पर द्रव जब ठोस में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग हिमीकरण यानी फ्रीजिंग कहा जाता है। और जिस तापमान पर प्रक्रिया होती है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं साथियों। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, द्रव का क्वथनांक कब बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर, बिल्कुल सही। अशुद्धि मिलाने पर, बिल्कुल सही। दाब घटाने पर नहीं बढ़ेगा, जब दाब बढ़ाने पर बढ़ रहा है तो दाब घटाने पर थोड़ा ही बढ़ेगा। तो ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो 310 को पहले तो हम किस में बदल लेंगे, 273 घटा लेंगे तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस में बदल लिया। अब हमें फार्मूला याद है डिग्री फ़ारेनहाइट का, क्या होता है, 9/5 इंटू सी डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे जो है सी की जगह मान रखेंगे कितना, यहाँ पे 37 और प्लस 32, तो इसको भाग करेंगे, 5 सतह 35 और बचेगा 2, 5 चक्को भी 7.4 आएगा। 9 चौक 36 और 9 सी 63, 63.6 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 तो आएगा उधर, और 3 2 5 और 3 6 3 9, 95.6, यानी ये 6 हटाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा तो 96 यहाँ पे राइट आंसर। 1 मिनट, 3 2 5 और 6 3 9, हाँ 96 यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, 96 या फिर 95.6। ठीक, तो यहाँ पर 98 दिया है लगभग, तो इसी को आप लोग मान सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, व्हेन आइस फ्लोटर इन वाटर व्हाट पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स एबव मैटर, जब बर्फ पानी पे तैरता है तब इसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है। तो 10 में से 1 भाग ऊपर रहता है और 10 में से 9 भाग नीचे रहता है डूबा हुआ, 1 भाग ऊपर उठा हुआ रहता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये टॉपिक समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट।